तो दोस्तों वेलकम है आपका एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं गेन ऑफ द गोड के एपिसोड 17 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा, वो जो मूरोंग होता है वो अपने हारने के बाद ना अपने कफन मूरोंग ही को लेके आ जाता है और फिर वो जो युंची को आगे कहता है कि क्या तू ही युंची है। ये सुन के युंची बड़े आकड़ के बोल देता हाँ मैं ही युंची हूँ। जैसे युंची ये अल्फाज बोलते वो जो मूरोंग ही होते हैं उसकी तो ऊपर वाली खोपड़ी हिल जाती है और वो उसी वक्त जाके अपना सबसे पावरफुल मुक्का ना यूंची के ऊपर कर देता है। और जैसे ही वो जो एक और इनर अकेडमी का जो स्टूडेंट है वो तो उसका नाम कोंग होता है, वो कोंग देखता है कि वो जो मूरंग ही अपना अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक ना यूंची पे कर दिया, तो वो फौरन से आगे आ जाता है और उस अटैक को ब्लॉक कर देता है यूंची के लिए। और वो कहता है कि मूरंग ही क्या तो शर्म नहीं आती, तो इतना पावरफुल अटैक ना एक बच्चे पे कर रहा है। मूरंग ये कहते हैं ये तेरा मामला नहीं है, तो इससे दूर हो जाए। ये उनके जो कोंग होता है वो कहता है कि इससे मैं कैसे दूर हो जाऊं जब तू एक बच्चे को बेफजूल में मारने की कोशिश कर रहा है। ये जो सुन के ना फिर यूंची आगे आ जाता है और वो ना कोंग को कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की, लेकिन ना आप मुझे इस मामले को खुद ही हैंडल करने थे। और भी यूंची आगे आगे सीना चौड़ा करके कहता है कि अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है 3 महीने बाद आके मेरे से लड़ाई करियो और फिर हम लोगों का फैसला हो जाएगा। अगर तू जीत गया तो तू जो कहेगा मैं वही करूंगा, और अगर मैं जीत गया तो तेरी जो इनर अकेडमी के अंदर जो पोजीशन है वो मेरी हो जाएगी। ये उनके जो मूरंग ही होता है वो हाँ में फरी ला देता है। तो माफी अगले दिन पर शिफ्ट होता है जहाँ पे ना वो जो इनर अकेडमी का स्टूडेंट कौन होता है वो यूंची को ना एक ट्रेजरी हॉल के अंदर लेके आता है, ताकि यूंची है ना वो अगले दिन के लिए ना एक ट्रेजर चुन सके और एक फोर्ड भी चुन ले अपने लिए। ये देखकर यूंची और वो जो कोंग होते हैं उस ट्रेजरी हाल के अंदर चल जाती हैं। लेकिन वहां पर जैसे ही यूंची जाते तो वहां पे बहुत सारी फोर्स और बहुत तरह की ना हर्ब्स पड़ी होती है। लेकिन यूंची की दफर ना एक ना हैवी फोर्ड पे चल जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा भारी होती है और उसको देखने लग जाता है। फिर जो कोंग होता है उसको कहता है कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये तुमसे ऊपर वाले लेवल के लिए है। और कहता है कि इसका वजन इतना है कि इसको मैं भी शायद ना उठा पाऊँ सही से। ये सुन के जो यूंची होता है वो फोर्ड को उठा लेता है। ये देख के जो कोंग होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। यूंची कहते हैं मैं इसी फोर्ड को ही चुनूंगा और वहां पे जाने लग जाता है फोर्ड को लेकर। जो सीनियर कोंग होता है वो ये सब कुछ देख रहे थे, वो कहते हैं कि ये केफ ने एक तो इतना खराब वेपन चुन लिया है, ये तो पक्का ही हारेगा उस लड़ाई के अंदर। पर फिर जुनजी ना फोर्ड को लेकर ना अपना जो ट्रेनिंग हॉल होता है उसके अंदर आ जाता है और वहां पे ना फोर्ड के साथ प्रैक्टिस करने लग जाता है जो बहुत ही ज्यादा हैवी होती है। फिर जो युंची होता है वो हैवी फोर्ड पर ट्रेनिंग कर करके बहुत ही ज्यादा थक जाता है और उस हैवी फोर्ड को वहां पे ना रख के ना दरख्त के पास जाके लेट जाता है। फिर वहां पे जैस्मीन आ जाती है और उस हैवी फोर्ड को देखने लग जाती है। तब वो युंची से पूछते हैं क्या तुमने इस हैवी फोर्ड को इसलिए चुना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ी है। ये सुन के युंची कहते हैं कि नहीं, मैंने इसको इसलिए चुना है ताकि मैं अपने जो जानने वाले और जो मेरे प्यारे हैं मैं उनको प्रोटेक्ट कर सकूं। ये सुन के जो जैस्मीन होती है फोर्ड को घूर घूर के देखने लग जाते हैं और हल्का हल्का करके उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। और फिर कहती है अपने दिल में कि जो मेरा भाई था उसने भी अपनी जो हैवी फोर्स थी इसलिए ही चुनी थी। और फिर वो जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और युंची को कहती है क्या तुम सच में इस हैवी फोर्स के साथ ट्रेनिंग आगे जाके भी करना चाहते हो। ये सुन के युंची हाँ में फरी लाता है। फिर जैस्मीन उसे कहते हैं चलो ठीक है, फिर मैं आज तुम्हें एक ऐसी टेक्निक सिखाने वाली हूं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम उसको पूरी तरह सीख गए तो तुम इस पूरे कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे, यहाँ तक पूरे वर्ल्ड में। और कहते हैं कि ये जो टेक्निक है ये ऊपर वाले गॉड रिलम के अंदर भी कुछ ही लोग सीख सकते हैं। और कहते हैं कि इसकी जो टेक्निक है ना इसको यानी पूरी तरह कोई भी नहीं सीख सका आज तक। जो मेरा भाई था वो सबसे ज्यादा काबिल था और वो ही इस टेक्निक को सिर्फ लेवल 6 तक सीख सका था, यानी इसकी जो फुल स्टेज है ना उस तक नहीं पहुंचा था। और कहते हैं ये जो टेक्निक है इसका नाम है द ग्रेट वे ऑफ बुद्धा। और फिर जैस्मीन कहती है तुम्हारे पास है हीरोटिक गॉड की ब्लड लाइन, इस वजह से मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ये टेक्निक है सीख सकोगे। और जो कहते हैं कि जो मेरा भाई था ना उसके पास थी वुल्फ गॉड की ब्लड लाइन, इफ ये वही भाई था जो इस जो टेक्निक है ना इसको 6 लेवल तक लेके किया था, क्योंकि जो वुल्फ गॉड है उसकी जो बॉडी पावर है वो बहुत ही ज्यादा होती है आम ह्यूमन से। और कहते हैं हीरोटिक गॉड की ब्लड लाइन तो हर तरह की पावर कंट्रोल कर सकती है, तो मुझे यकीन है कि तुम भी इस टेक्निक को बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे। फिर जैस्मीन कहते हैं अगर तुमने इसकी जो फर्स्ट स्टेज है ना उसको भी सीख लिया ना तो तुम 500 किलो 1000 का वजन आराम से उठा सकोगे। और कहते हैं कि जैसे कि तुम अगर सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज और उसके और भी आगे स्टेजेस पे जाते रह गए ना तो तुम्हारी जो वजन उठाने की जो पावर है वो भी और ज्यादा बढ़ती जाएगी और तुम पहले से 2 गुना ज्यादा करके वजन उठाने लग जाओगे। और फिर थोड़ी देर बाद जो जैस्मीन वो जो टेक्निक होती है वो युंची को माइंड के जरिए ट्रांसफर कर देती है। और फिर हमारा सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है जहाँ पे ना जो लू वान रोंग होती है वो ना युंची के पैलेस के अंदर आती है और वो देखते हैं कि युंची बहुत ही ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा होता है। जो लू वो रोंग होती है वो युंची के पास आ जाती है और वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने ना मू रोंगी को ना चैलेंज कर दिया फाइट के लिए और 3 महीने बाद तुम्हारी फाइट है। कहते हैं अगर तुमने ऐसे किया तो तुम्हें तो और ही ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये सुन के जो युंची होता है वो कहता है कि हाँ मुझे पता है और अब मुझे पता है कि मुझे उसको कैसे ही हराना है। और फिर युंची ना एक गंदी सी मुस्कुराहट निकालते हुए कहता है कि आप बहुत ही कम अब मेरे पास जाके चक्कर लगाती हो। ये सुन के जो सीनियर वू रोंग होती है वो कहती है कि जो मेरे फादर है वो बहुत ही ज्यादा बीमार है,
मुझे उनके लिए अभी भी डॉक्टर ढूँढने के लिए जाना है, इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। जैसे ही कहते हैं मेरी फैमिली के मैटर्स खत्म हो जाएँगे ना, मैं तुमसे रोज़ मिलने आऊँगी। और ये कह के वहाँ से चले जाते हैं और फिर जो पीछे जब वो जा रहे होते हैं तो युनची सोच रहा होता है, कहता है कि इसे लगता है बहुत ही ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी अपने कंधे पे उठाई हुई है। फिर हम सीन ना अगले दिन पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर ना युनची ना जो टूर्नामेंट में जितने भी जो प्लेयर्स होते हैं, जो कौन से आगे है, कौन से पीछे है और कौन सा टॉप पे, उसकी लिस्ट देख रहा होता है। तो उसकी नज़र ना एक फैंग जीशैन नाम की लड़की के ऊपर जाती है, जो ना सिर्फ 17 साल का होता है और वो स्पीड प्रोफाउंड लेवल 2 पे होता है। और फिर युनची सोचने लग जाता है, कहता है ये कि ये तो हेवन बर्निंग क्लैन से है। लेकिन फिर अचानक से ना वहाँ पीछे से मुरंगी और उसका एक दोस्त होता है, वो वहाँ पे आ जाता है और वो दोनों मिलके फिर युनची का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। मगर वहाँ पे फिर पीछे से कोंग भी आ जाता है और वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ से निकलो, जल्दी करो। और उन दोनों पे गुस्सा करने लगता है। फिर ये देखकर वो दोनों कहते हैं कि चल चल तू गुस्सा ना कर, हम वैसे भी जा रहे हैं, तू तो वैसे भी इसका चमचा बन के फिर रहा है आजकल युनची का। फिर उन दोनों के जाने के बाद ना जो युनची होता है वो ना कोंग से कहता है कि क्या ये फैंग जीशन सच में हेवन बर्निंग क्लैन से है। ये सुन के जो कोंग होता है वो हाँ में फरियाद कहता है कि ये हेवन बर्निंग क्लैन है, उसका जो लीडर है ना उसका ये बेटा है। और फिर कोंग कहते हैं जो क्राउन प्रिंस है उनमें से ना एक जो क्राउन प्रिंस है जो उसने ना हेवन बर्निंग क्लैन के साथ अपनी दोस्ती का अलायंस बना लिया, और जो दूसरा प्रिंस है उसने क्या किया, वॉफ एक्ट के साथ जाके अलायंस बना लिया। तो वो ये जो हरकतें कर रहे हैं वो दोनों ना तख्त हासिल करना चाहते हैं किसी तरीके से। और फिर कहते हैं कि अगर तू इनर पैलेस के अंदर आ गया ना तो फिर उन दोनों क्राउन प्रिंस का ना एक लेटर आएगा तेरे पास यकीनन, ताकि वो तुझे ना अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे। क्योंकि जब वो एक वॉर लड़ेंगे ना तख्त की खातिर, तो ना वो अपनी तरफ में ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बंदे लाना चाहते हैं। फिर लेकिन कौन कहता है कि तू ना इस मामले के बीच में ना आइयो, ये लोग ना बहुत ही ज्यादा खबीस लोग हैं, किसी के अपने भी नहीं है और किसी के सगे भी नहीं है। जब उनके युनची हाँ में फरीलाता और कहता है कि मुझे लगता है कि अब ट्रेनिंग करने वापस जाना चाहिए। और फिर जुनची को हमें दिखाया जाता है जो अपने कमरे में आके बैठ जाता है और उसके जो बेड पे ना जैस्मीन लेटी पड़ी होती है और वो कहते हैं कि अब तुम्हें ना द ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की ना ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टेक्निक है, यहाँ तक कि जो मेरा भाई था उसको भी इसको सीखने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई थी। सिर्फ उनके जो युनची होता है वो ना अपने बेड पे जैस्मीन के साथ जाकर बैठ जाता है और वहाँ पे द ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की ना ट्रेनिंग करने लग जाता है। और ट्रेनिंग करते करते ना जो युनची होता है उसको 3 दिन गुजर जाते हैं और 3 दिन बाद ना जो युनची होता है वो द ग्रेट वे ऑफ बुद्धा को अच्छी तरह समझ जाता है। यह देखकर जैस्मीन बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। वो कहते हैं यहाँ तक कि मेरा जो भाई था ना वो इसका लेवल इससे कई गुना ऊपर था और उसको भी 33 डेज लग गए थे कि इस टेक्निक को सीखते सीखते। और फिर जैस्मीन कहते वाकई में ये कोई शैतान का ही बच्चा है जो इतनी जल्दी जल्दी हर चीजों को ना सीख जाता है। ये युनची थोड़ी देर बाद खड़ा होता है और ना जैस्मीन उसके पास एक छुरी फेंकते है। ये देखकर युनची उस छुरी को कैच कर लेता है और उसी वक्त जो छुरी होती है उसको अपने हाथ के अंदर घुसा देता है। जैसे वो छुरी अपने हाथ के अंदर घुसाता है छुरी पूरी तरह टूट के गिर जाती है नीचे। जो युनची का हाथ होता है उसको कुछ भी नहीं हुआ होता। ये देखकर युनची कहता है वाकई में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। फिर युनची अपने कमरे से जैसे ही बाहर निकलता है तो वहां पर ना एक बंदा आ जाता है जो ना बहुत ही ज्यादा एरोगेंट दिख रहा होता है शक्ल पे, और युनची उसके पास से गुजर रहा होता है और यही वो होता है जो फैंग जुशियान होता है और जो हेवन बर्निंग क्लैन का जो यंग मास्टर होता है ये। और फिर ना युनची ना योम्बा को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है और मजाक मजाक में जाके योम्बा के कंधे पे हाथ मारता है, लेकिन योम्बा को ना बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है। कि जब युनची देखता है उसके कंधे पे ना बहुत ही ज्यादा जख्मों के निशान होता है और वो युनची कहते हैं गुस्से में आकर कि तुम्हें इस किसने मारा है। सिर्फ उनके जो युवा होता है वो कुछ भी नहीं बताता और वो कहता है मैं बस ठीक हूँ, मैं गिर गया था। और तेजी से अपने कमरे की तरफ कहता है कि मैं कल्टीवेशन करने जा रहा हूँ। ये जो सुन के ना युनची ना उसको फॉलो करने लग जाता है और फिर वो जैसे उसके कमरे के बाहर जाते हैं तो वो सुनता है कि योम्बा को ना कोई अंदर बहुत ही बुरी तरह मार रहा होता है। ये देख के युनची को एकदम उसका जो मीटर होता है वो हाई बच जाता है और वो फिर दरवाजा तोड़ के अंदर कमरे के अंदर आ जाता है और वो कहता है किसकी इतनी हिम्मत हुई है कि जो मेरे दोस्त योम्बा को मारेगा। और वो देखते हैं कि वहां पर ना जो कुछ ऐसे कि बुली स्टूडेंट्स होते हैं जो कमीने टाइप स्टूडेंट्स आपको पता है होते होते हैं। ये देखकर जो युनची होता है ना जो स्टूडेंट्स का जो लीडर होता है वो योम्बा के सर पे पैर रख के खड़ा होता है, जाकर उसको एक गुफन मारता है और उसकी जितनी भी हड्डियां होती है ना बॉडी के अंदर सब फ्रैक्चर हो जाते हैं और वो पूरी तरह नीचे गिर जाता है। अब देखकर जो उसके चमचे होते हैं ना वो युनची पे अटैक करते हैं, मगर युनची उसको एक ही पंच से मारता है, उनकी भी सारी हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं। और फिर युनची योम्बा को ना वहां से लेकर चला जाता है और फिर योम्बा पे गुस्सा करते हुए कहते हैं कि अगर ऐसे आइंदा के बाद कोई मामला है ना तुमने मुझे आके बताना है, मैं खुद ही इनसे निपट लूंगा। और फिर युनची ना योम्बा के ना जो बाप होता है उस पर हाथ रख के ना उसकी वेव्स चेक करने लगता है, मगर वो ना कहता है कि यार इसकी वेव्स बहुत ही ज्यादा अजीब है। फिर युनची उसको याद आता है कि एक दफा जैस्मीन ने कहा था जो योम्बा है ना इसके पास ना जालिम एम्परर की वेन्स है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेन्स होती हैं। जिस बंदे के पास ये वेन्स होती है ना उनको सिर्फ कल्टीवेशन करने का ही शौक होता है, ना उनको दुनियावी किसी चीज में भी इंटरेस्ट नहीं होता, उनको सिर्फ कल्टीवेशन में ही मजा आता है हमेशा। फिर अगले दिन पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और वहां पे ना युनची एक ऑक्शन हाउस के अंदर जाता है, उधर जाके कहता है कि मुझे 3 प्रोफाउंड क्रिस्टल खरीदने हैं। ये उनके जो ऑक्शन हाउस वाले होते हैं वो युनची को ना 3 प्रोफाउंड क्रिस्टल दे देते हैं और कहते हैं कि 9 पर्पल कॉइन इसके पैसे बनते हैं। ये उनके युनची उनको 9 पर्पल कॉइन दे देता है,
लेकिन अचानक फिर ना जो यूनची होता है उसकी नज़र ना वहाँ पर एक रेड बॉक्स पे चली जाती है। तो फिर यूनची कहता है कि मुझे ये डेविल क्रिस्टल भी खरीदना है, इसके कितने पैसे? ये फ़ोन के जो ऑक्शन ऑफ का मालिक होता है वो एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है कि इसको कैसे पता चला कि इस बॉक्स के अंदर डेविल क्रिस्टल है? कहते हैं इनका ऑरा तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है पहचानना। कहता है इसने इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया? ये फ़ोन के यूनची इस बात का जवाब नहीं देता और कहता है कि तुमने इसको बेचना है कि नहीं बेचना? ये फ़ोन के जो ऑक्शन ऑफ का मालिक होता है वो मान जाता है और यूनची कहता है चलो ठीक है 600 पर्पल कॉइन्स के बदले में मैं तुम्हें ये क्रिस्टल दे दूँगा। ये फ़ोन के यूनची फिर आपको पैसे दे देता है और वहाँ से वो क्रिस्टल लेकर जाने लग जाता है। लेकिन अचानक से ना उसके पास ना एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की गुजरती है जिसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है। यानी पता चलता है कि जो लड़की है ये बहुत ही ज़्यादा ना सख्त दिल की है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली है। लेकिन उसी वक्त ना यूनची थोड़ी देर उस लड़की को घूर के देखता है और वहाँ से भी चला जाता है। लेकिन वो जो लड़की होती है वो इस बात को नोटिस नहीं करती और फिर वो जो लड़की होती है वो उसी ऑक्शन हाउस के पास जाती है और कहती है कि मुझे ना डेविल क्रिस्टल खरीदने हैं। ये उनका जो ऑक्शन हाउस का मालिक होता है वो कहता है कि वो तो अभी अभी वो जो लड़का सामने जा रहा है वो खरीद के ले गया सारे के सारे। फिर जैसे ही वो जो लड़की होती है वो ये बात सुनती है वो तेजी से ना वहाँ से गायब हो जाती है और फिर जो यूनची होता है वो जैस्मीन के साथ ना एक बेट लगा रहा होता है और वो कहता है कि ना मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूँ कि वो जो लड़की है ना वो यकीनन मेरे पास यहाँ पे आएगी मुझसे मिलने। ये सुन के जैस्मीन कहता है तू एक दफा जाके अपनी शक्ल देखा है तेरे। लेकिन अचानक से ना वही लड़की ऑक्शन ऑफ वाली यूनची के सामने आ जाती है और वो यूनची को सिर्फ 2 ही लफ्ज बोलते हैं, मुझे वो डेविल क्रिस्टल बेच दो। कहते हैं कि मैं ना तुम्हें ना इसकी ना 2 गुना ज्यादा कीमत दूंगी। और फिर हम लोगों को बताया जाता है कि ये जो लड़की है ना ये फ्रोजन आइस पहले फैक्ट की ना जो 9 फेरीज है, यानी एक तरीके से आप लोग उनको 9 एल्डर समझ ले और ना उन 9 फेरीज की ना ये लीडर है। क्योंकि जो फ्रोजन आइस पहले फैक्ट है वो सिर्फ लड़कियों को एक्सेप्ट करते हैं, वो लड़कों को नहीं एक्सेप्ट करते। और यूनची जो उसका जो कोल्ड हो रहा होता है उससे पहचान जाता है कि ये कोई फ्रोजन आइस पहले फैक्ट से और इसका जो ओदा है ना फ्रोजन आइस पहले फैक्ट में वो बहुत ही ऊंचा होगा। तब वो यूनची को कहते हैं कि मुझे क्रिस्टल बेचो तो यूनची उसी वक्त मना कर देता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी सूरत ये क्रिस्टल नहीं बेचने वाला। और फिर यूनची आगे बोलता है कि मैं तुम्हें मशवरा भी यही दूंगा कि तुम इन क्रिस्टल को खरीदने की कोशिश में ना करो। कि कहता है कि जो तुम्हारा आइस पॉइजनस है ना वो इन क्रिस्टल के जरिए सही नहीं होने वाला। और कहता है कि जहां तक मेरा अंदाज है कि तुमने कई दिन पहले ना एक ना प्रोफाउंड बीफ से लड़ाई की जिसकी वजह से ना जो उसका जो पॉइजनस है ना वो तुम्हारी बॉडी के अंदर फैल गया और तुम अगर इसके साथ सही करने की कोशिश करोगी उल्टा तुम अपना मसला और खराब करके बैठ जाओगी। ये सुन के वो जो लड़के होते हैं एकदम शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जो बड़े बड़े डॉक्टर है वो भी मेरा पॉइजनस को नहीं पहचान पाए कि कौन सा पॉइजनस और किस बीफ ने दिया है। कहते लेकिन इसने तो 2 अल्फाज में मेरी सारी कहानी बता दी कि क्या हुआ है। और यूनची को घूर घूर के देखने लग जाती है मगर उसके चेहरे पे जरा भी मुस्कुराहट नहीं आती, उल्टा वो और गुस्से में ही रहती है और अपने कोल्ड लहजे में पूछती है यूनची पे कि तुम हो कौन। ये सुन के जो यूनची होता है वो कहता है कि मैं तो सिर्फ यूनची हूँ और मैं ब्लू वाइन प्रोफाउंड पैलेस का एक आम स्टूडेंट हूँ। और कहता है कि मैं एक डिवाइन डॉक्टर भी हूँ। और फिर यूनची कहता है कि अगर तुमने इन डेविल क्रिस्टल को जल्दी एक्सॉर्ब करने की कोशिश करोगे और उनको जल्दी से अपना पॉइजन साफ करने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हारी जो वेन है ना वो सारी डैमेज हो जाएंगे और तुम कभी भी आगे कल्टिवेशन नहीं कर पाओगी। यहाँ तक कि तुम्हारी जो पिछली कल्टीवेशन है वो भी फाइट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यूनची कहता है कि जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया और कहता है कि अब तुम्हारे भले की खातिर ही मैं तुम्हें किसी सूरत में ये क्रिस्टल नहीं बेचने वाला और वहां से मुड़ के जाने लगता है। यूनची वहां पे जाते जाते ना अपने दिल में सोचता है, कहता है कि ना जो ये लीडर फेरी है वो मुझे पता है जरूर अपने पॉइजन का इलाज करवाना चाहती है और वो जरूर मुझे बुलाएगी पीछे से। तो फिर अचानक से वो जो लड़की होती है ना वो अचानक से बोल पड़ती है और कहती है कि वहीं पे रुक जाओ और अपने कोल्ड बिहेवियर में बोलती है कि अगर तुम अपने आप को जो डिवाइन डॉक्टर कहते हो तो तुम्हारे पास जरूर इसका इलाज भी होना चाहिए। ये सुन के यूनची कहते हैं कि हाँ मेरे पास इसका इलाज भी है। और फिर कहता है कि अगर तुम इसका इलाज करवाना चाहते हो तो ब्लू वाइन पैलेस के अंदर आ जाना और अपने कमरे का नंबर भी उसको बता देता है। और कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम्हारी ताकत के हिसाब से तुम आराम से वहां पे आ सकती हो। ये सुन के वो जो लड़की होती है अपना सिर्फ हाँ में फायरिंग ला देती है और वहां से जाने लगती है। फिर ये सुन के जो यूनची होता है वो कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा हूँ। ये सुन के वो जो लड़की होती है अपने कोल्ड बिहेवियर में बोलती है, कहती है कि ना तुम्हारी आंखें अभी प्योर है इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हो। तो कह के वहां से तेजी से गायब हो जाती है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूनची अपने कमरे में खोल कर दरवाजा अंदर आता है और वो देखता है कि उसके बेड पे ना वही लड़की बैठी होती है और बगैर कुछ बोले खड़ी होकर कहते हैं कि चलो आप जल्दी करो मेरा इलाज करना शुरू करो। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं फिर जल्द से जल्द कमेंट करें। मैं मिलता हूं आपसे एक बिल्कुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखें।